हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमर और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। किसका? तो पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास, नियोजित विकास की राजनीति, लेसन 3rd। उससे पहले 2 मिनट आपको क्या है कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, उसके बाद इस लेसन को शुरू करेंगे। इसकी वजह यह कि 1 घंटे आपको ये वीडियो देखनी है या आधे घंटे अगर आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है, और वो भी मेरे जैसे टीचर के पास जिसके पास सब्सक्राइबर नहीं है, वॉचिंग आवर नहीं है, अर्ज में नहीं है, और मे बी क्वालिटी भी वीडियो की उतनी बढ़िया ना हो, तो वो आधे घंटे कैसे आप व्यतीत करोगे? तो उसका मैं सबसे बेटर मोटिवेशन देता हूं, क्योंकि मैं क्या है आपको बेस्ट तरीके से क्या हर क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे जो कि आप देखोगे तो पढ़ने पर भी उतना बेटर आपको समझ में आने वाले नहीं है। इस वजह से अगर 1 घंटा पास करना है तो 2 मिनट तो मेरी बातें सुननी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा। ये 1 घंटा आपको क्या है ना, फिर मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि इस बंदे ने टॉर्चर किया, लगेगा कि इस बंदे ने जो कहा वो किया। क्लियर है? आप समझते हैं वो क्यों? इसका रीजन ये है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि हम लोगों के अंदर क्या चंचलता नहीं है, मतलब समझना, स्थिरता नहीं है। यानी कि इतने चंचल हैं कि तुरंत स्क्रॉल किए जा रहे हैं। ये वीडियो देखा, 5 सेकंड नहीं चल पाया, मन नहीं लगा, तुरंत हमने क्या किया, हटाओ इसको, दूसरी लगाते हैं, अरे समझे, और दूसरा 5-10-20 मिनट या 5-10-20 मिनट नहीं, सेकंड समझो, 1 मिनट देखने के बाद लगता है यार ये सही नहीं, दूसरा सही। अरे समझ, ऐसे हमने देखना 5-10 वीडियो स्क्रॉल कर चुके हैं, उसके बाद क्या पढ़ने आए थे और पढ़ ही नहीं पा रहे, तुरंत क्या गाने लगा लिए, स्टूडेंटों का हाल बता रहा हूँ, गाने लगा लिए या क्या कोई कॉमेडी मूवी लगा ली, इस तरीके से टाइम बर्बाद करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से फोन रख देते हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर वो सोचेंगे कि यार अब तो पढ़ना है, पक्का यूट्यूब से पढ़ेंगे। अरे समझ, तो वो बातें समझो कि तुम्हारे साथ ऐसा दिमाग खेल रहा है, अरे समझ, और ये सब दिल तुमसे करवा रहा है। वो क्या कह रहा है कि यार क्या कर रहा है, पढ़ाई भी कोई चीज है, तुरंत स्क्रॉल करो। अरे समझ नहीं है, देख बढ़िया गाने चल रहे हैं, देख बढ़िया सी क्या है मूवी दिख रही है, अरे समझ नहीं आ रहा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको इसको विश्वास दिलाना है, बेटा पढ़ने आए हैं, A4 साइज में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो को आराम से A4 साइज में चलाओ, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। अब समझते हैं पार्ट 2 में हमने जाना था। देखो मेरे पास बुक भी है, हमने लैपटॉप में बुक रखी है, क्यों रखी है? ऐसा ना हो हम आउट ऑफ क्या है सिलेबस चले जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं डीपली पढ़ाते पढ़ाते पता चला कि थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने लगा और उतना आपका 12th में है नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका 1 सेकंड भी क्या है बर्बाद है। आगे समझते हैं। पंचवर्षीय योजना है, पार्ट 1 ने यहां तक बता दिया था। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली। अब समझते हैं क्या कि योजना यानी कि नियोजन जो है, नियोजन विकास की राजनीति हमने क्यों अपनाई? इसका कारण यह कि उस समय इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा माहौल चल रहा था कि हर देश क्या कर रहा था, प्लान कर रहा था। मतलब उसमें अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर जो खर्चा कर रहा था वो प्लानिंग के साथ कर रहा था, बिना प्लानिंग के साथ खर्चे नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट की बेसिक चीजें आय और व्यय, क्वेश्चन आ जाए पंचवर्षीय योजनाएं क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं से अभिप्राय है सरकार के 5 साल के आय और व्यय के ब्यूरो को जो दर्शाता है उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। 5 साल में गवर्नमेंट की आय कहां कहां से आएगी और गवर्नमेंट व्यय कहां कहां करेगी, उसे क्या पंचवर्षीय योजना कहते हैं। क्लियर है? अब गवर्नमेंट के व्यय समझते हैं। क्या गवर्नमेंट व्यय 2 चीजों पर करती है, या तो पूंजीगत व्यय करेगी या राजस्व व्यय करेगी। क्या राजस्व व्यय करेगी या पूंजीगत व्यय करेगी? और अगर राजस्व व्यय करेगी तो वो भी 2 प्रकार के व्यय करेगी। टेंशन मत लेना, हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर है? कौन सा? आपका योजना राजस्व व्यय, योजना राजस्व व्यय और गैर योजना राजस्व व्यय, गैर योजना राजस्व व्यय। इसी तरीके से क्या पूंजीगत व्यय भी कितने प्रकार के होंगे? 2, योजना पूंजीगत व्यय और दूसरा गैर योजना पूंजीगत व्यय। क्लियर हो गया? आप समझते हैं यहां पर कि राजस्व व्यय किसे कहते हैं। राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिसको खर्च करने के पश्चात ना तो गवर्नमेंट की कोई आय बने और ना ही कोई संपत्ति बने। देखो गवर्नमेंट ने पैसा भी खर्चा किया
पर ना तो गवर्नमेंट की उससे इनकम बनी और ना ही गवर्नमेंट की कोई संपत्ति बनी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे स्कूल गवर्नमेंट अगर स्कूलों में पढ़ते हो आप लोग, तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को सैलरी मिल रही है, तो गवर्नमेंट को ना तो उससे क्या है कोई प्रॉपर्टी बन रही है और ना ही गवर्नमेंट का क्या है किसी तरीके का कोई कर्जा कम हो रहा है, ऐसा तो खर्चा हो रहा है, ना संपत्ति बन रही है और इसमें ना किसी तरीके का कोई दायित्व का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब इसमें भी दो योजना राजस्व है, गैर योजना राजस्व है। योजना मतलब 5 साल की जो योजनाएं बनाई जाए, जैसे स्कूल पर इतना खर्चा करना है, स्कूल के जो टीचर है उनको इतनी सैलरी देनी है, आर्मी को इतनी सैलरी देनी है, हर किसी की सैलरी है, डॉक्टर की सैलरी है, सबकी सैलरी जो है वो योजना राजस्व है। गैर योजना राजस्व है वह योजना मतलब गैर योजना जिसकी योजना ना बनाई जाए, ठीक है, वो हमें खर्चा करना पड़ जाए। जैसे सडनली मान के चलो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मान के चलो आपदा आ गई, ठीक है, सुनामी आ गई या बाढ़ आ गया, ठीक है, और लोगों के राहत के लिए क्या है पैसा देना है। गवर्नमेंट ने कोई योजना तो नहीं बनाई थी कि इस साल पक्का 5 बार बाढ़ आएंगी, 2 बार भूकंप आएंगे और 3 बार सुनामी आएंगी, ऐसा तो नहीं। अब आ गई सुनामी, लोग उससे प्रभावित हुए, घर मकान लोगों के टूट गए, तो क्या लोगों को खाना पीना तो गवर्नमेंट देगी ना उस मुश्किल में, तो उसे क्या है गैर योजना राजस्व है, क्योंकि गवर्नमेंट जब उन पर खर्चा कर रही है तो बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा, ना गवर्नमेंट की संपत्ति बन रही है और ना ही गवर्नमेंट के पास क्या हो रहा है उसकी कोई दायित्व का निर्माण हो रहा है कि वो कल उनसे मांग सके कि भाई मैंने तुम जब आपदा आई थी तो तुम्हें इतने लाख रुपए दिए थे, अब दो, ऐसा नहीं है। तो इसे बोलते हैं गैर योजना राजस्व। अब पूंजीगत व्यय समझते हैं। पूंजीगत व्यय 2 प्रकार के होते हैं, गैर योजना पूंजीगत व्यय। अब पहले पूंजीगत व्यय समझ लेते हैं। पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिन व्यय को खर्च करने के पश्चात या तो गवर्नमेंट की संपत्ति बनेगी या गवर्नमेंट का दायित्व का निर्माण होगा। जैसे गवर्नमेंट ने अगर मान के चलो रेलवे ट्रैक बैठाए या फिर तुम्हारे क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन बनवाए, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कल गवर्नमेंट उन्हें बेच सकती है। जैसे कि मान के चलो एयरपोर्ट बनवा रही है गवर्नमेंट, रोड बनवा रही है, फ्लाईओवर बनवा रही है, आज मैंने तो ये जितने भी हैं कंस्ट्रक्शन, स्कूल बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, तो ये पूंजीगत व्यय, क्योंकि कल अगर गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी तो इन्हें प्राइवेट कर सकती है, बेच सकती है इनको, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी बन रही है। या किसी देश को कर्जा दे रही है, जैसे अभी नेपाल वो क्या नाम है श्रीलंका गवर्नमेंट को कितना $4 बिलियन का कर्जा दिया, ठीक है, अभी 15 क्या नाम है मिलियन का भी दिया और एक क्या नाम है 10 मिलियन का। इसका मतलब है कि जो बौद्धिस्ट के प्रचार के लिए उन्होंने 15 लाख रुपए दिए और क्या नाम है 10 लाख, और 15 लाख जो दिए वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर क्या इंस्टॉल करने के लिए, जो मतलब धार्मिक स्थल है उन धार्मिक स्थलों के ऊपर बिजली आए जिससे लोग आसानी से क्या है वहां पर भ्रमण कर सके, इसलिए क्या किया जा रहा है वहां पर आपको गवर्नमेंट $15 मिलियन किसको दे रही है श्रीलंका को, ठीक है। तो इसमें भी दो है, योजना पूंजीगत व्यय, गैर योजना पूंजीगत व्यय। योजना पूंजीगत व्यय क्या है, जो गवर्नमेंट योजना बनाए कि यार 5 सालों के अंदर इतनी रेलवे बनानी है, इतना क्या रेलवे स्टेशन, इतने हॉस्पिटल बनवाने, इतने स्कूल बनवाने, ये सारी चीजों की गवर्नमेंट प्लान बनाती है। और गैर योजना पूंजीगत व्यय, इसमें गवर्नमेंट ने योजना नहीं बनाई थी फिर भी गवर्नमेंट को खर्चा करने पड़ गए। जैसे कि अभी श्रीलंका के अंदर क्राइसिस आ गया, गवर्नमेंट को उम्मीद थी श्रीलंका में क्राइसिस आ जाएगा और हमें उसे $4 बिलियन देने पड़ेंगे, नहीं था। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, तो क्लियर है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, हाँ, तो गवर्नमेंट को देना पड़ा, गैर योजना थी पर वो एक तरीके का दायित्व तो गवर्नमेंट कल उनसे वापस भी तो मांगेगी, भाई हमने क्या पैसे आपको दिए थे कर्जे के तौर पर, वो हमें पैसे वापस चाहिए, क्लियर। तो आपका क्या गैर योजना पूंजीगत है। तो गवर्नमेंट का पता चल गया व्यय के लिए कैसे बनाती है। अब गवर्नमेंट 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बना रही है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है 1951 से 56। इसके अंदर कौन था के एन राज, इनके अर्थशास्त्री कौन थे के एन राज। के एन राज अर्थशास्त्री एक युवा अर्थशास्त्री थे, उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कम से कम 2 दशकों तक यानी 20 सालों तक भारत को क्या है अपने विकास की रफ्तार स्लो रखनी चाहिए, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था, पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र जो था वो क्या था, स्लो चलना है, धीरे चलना है, क्या क्या चलना है, सब्र रखना है, ठीक है। और मूल मंत्र हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे इसमें क्या सजेस्ट किया, इसमें सजेस्ट किया गया कि कृषि पर विशेष ध्यान देना है। तो गवर्नमेंट ने कृषि के सुधार के लिए बहुत प्रयास किया। आप समझते हैं कौन कौन से कृषि के लिए प्रयास किए उन्होंने, जैसे बड़े बड़े बांध बनवाए, यानी कि जो नेहरू जी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भागड़ा नागल बांध की शुरुआत की, ऐसे बड़े बड़े बांध उन्हें बनवाए, ठीक है। हीराकुंड बांध की निर्माण की मतलब क्या बोलते हैं शुरुआत की, और उसके बाद उन्होंने क्या भूमि सुधार किया। भूमि सुधार का मतलब है एक तो चकबंदी चालू की,
चकबंदी क्या होती है, जैसे मान के चलो तुम एक किसान हो, ठीक है, और तुम्हारा एक छोटा सा खेत यहाँ, एक छोटा सा खेत यहाँ है गांव में, एक ऐसा था, ठीक है, 3 खेत है, तो उन्होंने क्या किया, तीनों खेत जितने हैं उतना एक ही जगह आपको दे दिया। इससे आपको क्या है, एक जगह खेती करने में आसानी होगी और उत्पादन भी ज्यादा होगा। चकबंदी की और भूमि सुधार किया, जिन लोगों के पास जमीन अंधाधुंध थी, जैसे जमींदारों के पास जमीनें ज्यादा थी, ठीक है, तो उनसे जमीनें लेकर उन लोगों को दी जो बाकी उसकी क्या कर रहे थे, जुताई कर रहे थे, जो बाकी खेती कर रहे थे, ठीक है। तो 2 तरीके से भूमि सुधार की गवर्नमेंट। क्लियर है, आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आप समझते हैं क्या, भूमि सुधार के अंदर कृषि पर ध्यान दिया गया, नहरें बनवाई गई, बम्बे खुदवाए गए, समझ में नहीं आ रहा, और भूमि सुधार किए गए, और भूमि पर मतलब क्या बोलते हैं, कृषि पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया। सेकंड पंचवर्षीय योजना में जो अर्थशास्त्री थे वो पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि भारत को क्या कृषि की जगह उद्योगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसको, किस पर ध्यान देना चाहिए, उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रों पर, किस पर, औद्योगिक क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसने, पीसी महालनोबिस में। अब समझना, उन्होंने बोला कि देखो वहां क्या था, सब्र रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना का मंत्र क्या था, सब्र रखना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है कि तेजी गति से क्या करना, आर्थिक विकास करना है। क्योंकि अगर गरीबी के मकर जाल से निकलना है, यानी क्योंकि उस समय इंडिया बहुत गरीब था, हर में नहीं है, तो अगर उससे बाहर निकलना है तो उद्योगों में विकास बहुत तेजी से होना चाहिए। और ऐसा किस कंडीशन पे हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन वही हो सकती है कब, जब क्या किया जाए, उसमें उद्योगों पर ज्यादा तेजी से फोकस दिया जाए। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में बड़े बड़े उद्योग स्टैब्लिश किए गए, जैसे कि मान के चलो स्टील प्लांट, खनन किया गया उद्योग, खनन उद्योग समझ में आ रहा है, जैसे कोयला हो गया, नेक्स्ट स्टील हो गई, उनके प्लांट लगाए गए बड़े बड़े, समझ में आ रहा है ना। क्लियर हो गया, उद्योग, औद्योगिक इकाई स्थापित करना, ठीक है, आ रहा है समझ में, आगे देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना पे दोनों में ध्यान दिया गया, कृषि और उद्योग दोनों पे। पर हमने क्या किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों से पैसा निकाला, मतलब कृषि से पैसा निकालकर उद्योगों में लगाया, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा, जिसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना तक कृषि पिछड़ गई, क्योंकि भारत क्या था, कृषि प्रधान देश था, और कृषि प्रधान देश के अंदर बेसिक बेसिक चीज क्या है आपकी, कृषि पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब किसानों को क्या है, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, बीज होने चाहिए, नेक्स्ट नंबर पे टेक्नोलॉजी, तकनीक होना चाहिए, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे क्या उतना ध्यान नहीं दे पाया, जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय खत्म होते होते भारत क्या है, खाद्यान्न संकट में जाके फंस गया। जो हम प्लानिंग बना रहे थे कि तेजी से हम क्या करेंगे, निकाल जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। उसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि 1966 तक जाते जाते खाद्यान्न संकट देश में आ गया। अब समझते हैं कि खाद्यान्न संकट क्या है। खाद्यान्न संकट का मतलब क्या होता है, खाद्यान्न संकट का मतलब होता है खाने की कमी। कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि भारत की जो कृषि है वो मोर देन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेन के ऊपर। बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी, बरसात नहीं होगी तो फसल नहीं अच्छी होगी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। आज भी मोर देन मतलब 40% कृषि जो है वो किस पर, बरसात पर निर्भर है। बरसात हो जाती है तो किसान सही स्थिति में हो जाता है, और अगर क्या बरसात नहीं हुई तो बेचारा किसान भाई कर्जा लिया है, वो कर्जा उस पर चढ़ा रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इतनी क्षमता नहीं थी कि प्लान बना के निकाला जाए, क्योंकि हमारा खाद्यान्न में क्या था, हम बहुत पिछड़ चुके थे। इसीलिए पहले नंबर पे देश को क्या बनाना था, आत्मनिर्भर बनाना था, किसके ऊपर, खाद्यान्न के ऊपर। खाने में इंडिया को क्या बनाना था, आत्मनिर्भर। और दूसरे नंबर पे जो ये भूखे लोग देश के मरने लगे, तो उसका प्रभाव ये पड़ा था कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर हो गई। जैसे हमें अमेरिका से गेहूं स्वीकार करना पड़ा, और अमेरिका ने दबाव डाला हमारे ऊपर कि वो क्या है, हम उनकी फॉरेन पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, जो उस समय रिचर्ड निक्सन थे, रिचर्ड निक्सन ने भारत के जो प्रधानमंत्री शास्त्री पर दबाव डाला, लाल बहादुर शास्त्री। कौन, अब यहां पर थोड़ा सा हम क्या है, प्रधानमंत्रियों को भी ले लेते हैं, ठीक है, तो और थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री कौन, नेहरू जी। नेहरू जी जो है वो 1946 अंतरिम प्रधानमंत्री, बाद में चुन लिए गए। तो 1964 जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, ठीक है, तब तक वो क्या रहे,
फिर उसके बाद शास्त्री जी आ गए, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी 1964 से 66 यानी कि जनवरी 10 जनवरी 1966 तक वो गए प्रधानमंत्री रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, अब समझा 66 यहां देख रहे हो संकट आ चुका था, मांग की गई अमेरिका से कि गेहूं दो। ठीक है, तो गेहूं उन्होंने एक तो बिल्कुल सड़ा हुआ दिया, जिसे कहते हैं ना, जिसे जानवर तक खाना पसंद ना करे, ऐसा गेहूं था, और उस पर भी दवा डाल रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक्सेप्ट करो, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, हाँ इंडिया क्या है, किसी का विदेशी प्रभाव स्वीकार नहीं करेगा। किसने? शास्त्री जी ने ये बात कबूल कर ली थी। ठीक है, अब समझते हैं भाई, पहली पंचवर्षीय योजना पता चल गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना पता चल गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना पता चली गई, फिर उसके बाद क्या आ गया? प्लान हॉलिडे। नहीं, अभी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं करेंगे, पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, इससे निकलेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना तुम्हारा, इसका मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, मेन ध्यान जिस जिस चीजों पर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर दूसरा, उद्योग की तेज रफ्तार, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पीसी महानोबेल्स ध्यान रखना, मूल मंत्र भी ध्यान रखना, उसका धीरज था। और इसका क्या है, सेकंड पंचवर्षीय योजना का, तेज गति से आर्थिक वृद्धि। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे क्या है, अब समझते हैं। एक देश के अंदर उद्योगों पर पैसा जब भी खर्चा किया जा सकता है जब लोगों की इतनी इनकम हो कि लोग आय से ज्यादा उनकी बचत हो सके, मतलब सॉरी, आय उनकी इतनी हो कि वो पैसे को बचा सके। ऑलरेडी भारत की जो प्रति व्यक्ति यानी कि जो बचत थी, यानी कि जो खर्च था, वो बहुत कम था। अगर उससे भी कम करने की कोशिश की जाती कि खर्चा जो वो कर रहे हैं लोग, उससे भी कम खर्चा करें और पैसे को बचाएं, और उस बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखो, एक देश में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सेविंग का बराबर होता है। अगर आप बचाओगे तभी तो इन्वेस्ट करोगे, अगर आप बचाओगे नहीं तो इन्वेस्ट कहां से करोगे? आज देखो लोग लाखों रुपए बचा रहे हैं, तो वो कल किसी ना किसी में इन्वेस्ट करेंगे। आप मकान खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आपने सेविंग की होगी। क्लियर है? तो गवर्नमेंट चाहती थी लोगों की बचत बढ़े, जब बचत बढ़ेगी तभी वो उद्योगों में या किसी चीज में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सार्वजनिक उद्योग पे ध्यान देना। ठीक है, भारत, हाँ दूसरे नंबर पे एक चीज और समझनी कि भारत में जो प्रौद्योगिक थी, प्रौद्योगिक मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया बहुत पिछड़ चुका था। क्यों पिछड़ चुका था उसका कारण पता ही है, ब्रिटिश लोगों ने क्या है, हमें जिस तरीके से यूज किया, अर्ज में कच्चे मालों को क्या है, कच्चे माल को देने वाला निर्यातक और बने हुए माल का आयातक देश जो बना दिया था, तकनीक थी नहीं, तो पुरानी तकनीक के दम पे हमें विकास करना था, और अगर दूसरे देशों से तकनीक खरीदनी थी तो हमें विदेशी मुद्रा को क्या है, अपना देना पड़ा था, जो ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम थी। क्लियर हो गया? इसमें एक थोड़ा सा आंकड़ा दिया है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि और सामुदायिक विकास, ध्यान रखना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चलाया था। कौन सा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में नेहरू जी लेकर आए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के अंदर जो फेल हो गया था, इसका कारण यह है कि इसको जो इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई वो किसको दी गई, आईएएस आईपीएस ऐसे बड़े बड़े ऑफिसरों को दी गई। और ये जो ऑफिसर, आम जनता क्या है, सरकारी नौकरशाही से बिल्कुल भी क्या है, जुड़ नहीं पाती। अर्ज में एक नौकरशाही भी नहीं जुड़ पाती है और ना ही जनता जुड़ पाती है। इसका कारण क्या है कि जनता अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ मानती है और नौकरशाही अपने आप को बहुत ऊपर मानती है। तो ये दोनों क्या कभी बराबरी में आके बात ही नहीं करना चाहते। हर में जनता चाहती है कि आईएएस आईपीएस नीचे आए, हर में नहीं यार, और आईएएस आईपीएस चाहते हैं जनता उठकर ऊपर आए, यानी इतनी रिच हो कि हमारे लेवल के, तब बात करना पसंद करे। हर में तो इस वजह से क्या हुआ, इनके बीच भ्रष्टाचार आ गया और इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि लोग जवाब पूछ सके कि खर्चा कहाँ हो रहा है। इसीलिए तो पुरानी मूवियां देखो, उसके अंदर सब में कितना भ्रष्टाचार दिखाते हैं। क्लियर हो गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम गवर्नमेंट का क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने शिक्षा मतलब कृषि और सामुदायिक विकास पर पहली पंचवर्षीय योजना में 15% बजट का खर्चा किया था और दूसरे में कितना, 11%। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे क्या है, सिंचाई और बाढ़ पर पहली पंचवर्षीय योजना में 17% और दूसरे में कितना किया था, 10%। हर समझ में? इसका क्या है, हम एक थोड़ा सा वो ले लेते हैं, क्या ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ग्राफ ले लेंगे, अच्छा समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जीरो। क्लियर है? इसमें
बेसिक बेसिक या इससे ऐसे ही समझ लेते, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी अच्छा समझ में आ जाएगा, ग्राफ में क्या समय भी लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, मतलब इतना ध्यान रखो, पहली पंचवर्षीय योजना ग्राफ में देखोगे तो कृषि पर ज्यादा खर्चा हुआ है, सिंचाई पर ज्यादा खर्चा हुआ है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखोगे तो उद्योग पर ज्यादा खर्चा हुआ है, अरे इसमें नहीं, खनन पे ज्यादा खर्चा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे परिवहन और संचार पे आगे आ जाते हैं, विकेंद्रीकृत नियोजन। कौन सा? विकेंद्रीकृत नियोजन। इसको भी खत्म करते हैं। अब समझते हैं कि विकेंद्रीकृत नियोजन क्या है। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? केंद्रीकृत या नियोजन विकास, विकेंद्रीकृत नियोजन। इसको किसने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया? केरल ने। सुना होगा केरल में 100% आबादी क्या लिटरेट है, पढ़ी लिखी है। लिटरेसी रेट वहां का, साक्षरता दर 100% है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। और नेक्स्ट नंबर पे नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन से क्या अभिप्राय? नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। योजना बनाना कि संसाधनों को मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, बांट दिया जाए। किसके अंदर? तो जो गांव के लोग हैं, यानी सरपंचों के अंदर। सरपंच समझ में आता है? ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या कर दो? संसाधनों को बांट। समझ में? तो क्या क्या चीजें वहां पर सुधार की गई विकेंद्रीकृत नियोजन में? गरीबी को रिड्यूस करा, मतलब गरीबी को कम किया गया। नेक्स्ट में भूमि सुधार किए गए वहां पर। समझ? शिक्षा पर खर्चा किया गया, क्योंकि एक देश अगर शिक्षा पर खर्चा करता है तो आने वाले समय में वो क्या है? मजबूत और ज्यादा कमाने वाला देश बनेगा। और दूसरे नंबर पे क्या है? स्वास्थ्य पर खर्चा करना। शिक्षा, क्योंकि अगर व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ा लिखा है फिर भी स्वस्थ नहीं है तो वो सोचो क्या काम करेगा? हर वो आए दिन बीमारी रहेगा। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, इन पर क्या है, जब खर्चे किए गए तो केरल एक मजबूत स्टेट के तौर पर उभर कर आया। देखो वहां का औद्योगिक ढांचा उतना मजबूत नहीं है, पर वहां क्या ज्यादा मजबूत है? शिक्षा, स्वास्थ्य, अरे गरीबी कम की उन लोगों ने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नियोजित विकेंद्रीकृत। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका क्या, एक और है, नव लोकतांत्रिक पहल भी केरल ने की। क्या? नव लोकतांत्रिक पहल। नव लोकतांत्रिक पहल क्या है? ये 1987 से 1991 तक हुआ। इसका मतलब ये है कि विज्ञान और पर्यावरण दो क्षेत्रों में, किसमें? एक तो विज्ञान के बारे में लोगों को बताना है, ठीक है, और दूसरा पर्यावरण के बारे में। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में लोगों को 100% नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की वजह से देखो अभी दिल्ली प्रदूषित है, जिसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि बच्चों की छुट्टी करनी पड़ रही है। ठीक है, सभी लोगों को एक गैस चैम्बर के अंदर रहना पड़ रहा है। ठीक है, और विज्ञान के बारे में, क्योंकि ये क्या है, आने वाले समय बच्चों को भविष्य बदलेंगे। ठीक है, बच्चे का मतलब देश का, क्योंकि बच्चे जो है आज वो कल क्या है, फ्यूचर बनेंगे किसी देश के, जिस देश में रह रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये दो चीजें शुरुआत की गई। अब नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या है पॉइंट जो है, मुख्य विवाद क्या हुआ? विवाद में आ जाता है कि कृषि बनाम क्या, कृषि बनाम उद्योग। क्लियर है? अब समझते हैं भाई कृषि बनाम उद्योग क्या है, कि किस पर ज्यादा महत्व दिया जाए, कृषि पर उद्योग, कृषि पर ज्यादा उद्योग दिया जाए महत्व, या उद्योगों पर ज्यादा महत्व दिया जाए। अब समझते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के अंदर ज्यादातर जो आबादी है वो गांव में रहती है, आज भी 21st सेंचुरी में भी आज भी ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, शहरों में नहीं रहते। तो ऐसी कंडीशन में हमें उद्योगों पर ना ध्यान देकर ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए था? कृषि पर। समझ में नहीं? ठीक है। के सी कुमारप्पा एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे। कौन? के सी कुमारप्पा एक गांधीवादी अर्थशास्त्री। उन्होंने भी सजेस्ट किया कि हमें कृषि पर क्या है, अधिक ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए कृषि पर? इसका कारण मोस्ट ऑफ लोग कृषि पर डिपेंडेंसी है। जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तभी तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अब कुछ लोगों को आप अभी अमीर बना दोगे, उद्योगों पर ध्यान देंगे, तो उससे बाकी लोगों की देश की स्थिति तो बुरी रहेगी ना। इसका बेस्ट एग्जांपल आज क्यों ले लो, आज सभी मानते हैं ना देश एक मजबूत है। ठीक है, 21st सेंचुरी में खड़े हुए हम लोग। ठीक है, हमारे देश की जो जीडीपी है, अरे समझ में नहीं आता, ठीक है, वो 3.74 ट्रिलियन पहुंच गई है।
समझ में आ रहा नहीं यार? अब सोचो, जिस देश की जीडीपी इतनी है उस देश का पर कैपिटा कितना है? जीडीपी पर कैपिटा क्या? ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा कितना है? 650। ये लो, अरे समझ में नहीं आ रहा? यानी कि एक व्यक्ति एक साल के अंदर मिनिमम मान के चल लो कमा रहा है 2.5 लाख रुपए। समझ में नहीं? तो ये जो पर जीडीपी कैपिटा है वो बहुत कम है। हम विश्व की 5वीं इस हिसाब से बड़ी इकोनॉमी हो गए। ठीक है, तो ये इनकम बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये नहीं बढ़ेगी तब तक हमारे देश में गरीबी खत्म नहीं हुई है। हम चाहे इसको क्या है 30 ट्रिलियन पे ले जाए। अरे समझ में नहीं? जब तक लोगों की पर व्यक्ति इनकम नहीं बढ़ेगी तब तक लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। तो इसी वजह से क्या है, जीडीपी बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन भी आप लोगों का कई बार इकोनॉमिक्स में आता है कि एक देश की जीडीपी बढ़ रही है तो क्या उसमें आर्थिक समानता स्थापित हो रही है, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है? तो इसका कारण ऐसा नहीं हो सकता है। आगे समझ में नहीं आ गया? नेक्स्ट नंबर पे चौधरी चरण सिंह, जो बाद में क्या है भारत के प्रधानमंत्री भी बने, मात्र 4 महीने के लिए 5 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह कौन? ठीक है, जिन्होंने भारतीय लोकदल पार्टी बनाई। चौधरी चरण सिंह कौन सी पार्टी बनाई? भारतीय लोकदल। समझ में? इन्होंने लोकदल क्रांति दल, जस्ट अ मिनट, हाँ भारतीय लोकदल नामक इन्होंने पार्टी बनाई। इन्होंने भी कहा कि भारत के अंदर जो विकास हो रहा है, जो नियोजन किया जा रहा है, उस नियोजन से मिडिल क्लास यानी कि औद्योगिक वर्ग में शहर में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। और इसकी कीमत किससे चुकानी पड़ रही है? गांव के लोगों को, किसानों को। क्लियर? और ये बात कहीं ना कहीं क्या थी? फैक्ट भी थी। अब समझते हैं, ये तो हो गया कृषि की पक्षधार लेने वाले। कृषि के पक्षधार लेने वाले कौन कौन थे? एक तो बहुत सारे लोग गांधीवादी व्यक्ति, केसी कुमारप्पा हो गए। नेक्स्ट नंबर पे आपका चौधरी चरण सिंह। 3 एग्जांपल हो गए जो कृषि की सपोर्ट कर रहे थे, उद्योगों को। कई लोगों का मानना था कि भारत में बहुत अधिक गरीबी है, अगर इस गरीबी से बाहर निकलना है तो भारत को क्या है, औद्योगिक विकास बहुत तेजी से करना पड़ेगा। जब भी हम इस मकर जाल से निकल सकते हैं, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, बहुत ज्यादा गरीबी में क्या है, फंसा हुआ है। क्यों? 90% लोग क्या थे, गरीब रह रहे थे। अरे इसमें ऐसे में हम कृषि पर ध्यान देते तो बहुत लंबा समय लगता। इसलिए हमें किस पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए? उद्योगों पे। क्योंकि उद्योग क्या है, तेजी से किसी भी देश को ऊपर ला सकते हैं। क्योंकि विकसित देश देखो पूरी तरीके से औद्योगिक होकर ही ऊपर आए। हमारे सामने एग्जाम्पल था विकसित देशों का कि उन्होंने अपना औद्योगिक विकास किया, जब भी उन्होंने क्या है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। इसलिए अब किस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी था? उद्योगों पर। अब गवर्नमेंट उद्योगों पर, क्योंकि हमारा देखो बॉम्बे प्लान हुआ 1944। बॉम्बे प्लान में भारतीय उद्योगपति भी कह रहे थे कि सरकार को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। तो अब यहां पर भी 2 आरोप लगते हैं सरकार के ऊपर। ठीक है, पहला आरोप यह लगता है कि सरकार ने उद्योगों पर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया जिन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर घुसना नहीं चाहता था। समझे नहीं? बाकी क्या है, गवर्नमेंट को जितना जरूरी मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए था उतना नहीं किया। गवर्नमेंट ने सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट मतलब समझे, निवेश, जहां पर क्या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, रेलवे में रोड बनाने में कोई प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट लेगा? गांव के अंदर रोड बनेगा, उससे बताओ लोगों को फायदा होगा? जो बनवाएगा उसको क्या फायदा होगा? तो बेसिकली है कि गवर्नमेंट ही वहां पर क्या खर्चा करे। अब जैसे मार्केट में गवर्नमेंट ने पूरा किसके लिए खोले रखा? उद्योग, मतलब निजी क्षेत्र के लिए। ऐसा आरोप लगा। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? क्लियर है? ठीक है, हाँ ठीक है। इससे क्या है, फायदा किसको हुआ? इससे फायदा कुछ लोगों को हुआ, जो लोग पहले रिच थे, मतलब उसमें जिनको पहले स्टेज में योजना का फायदा मिला, उन लोगों के पास पैसा आ गया। जो बिजनेसमैन लोग थे उनके पास पैसा आ गया। और जिसके पास पैसा होता है उसी के पास राजनीतिक पावर होती है। वो लोग भी क्या हुए, यानी पॉलिटिक्स में घुस गए। अरे समझिए, और वो एक ऊंचे ओहदे पर आकर बैठ गए। उसके बाद तो उन्होंने गरीबों का हक ही मार लिया। आज में इसलिए देश लंबे समय से क्या है, एक गरीबी मकर जाल में पड़ा रहा। आगे देखते हैं भाई, उद्योग में समझ में आ गया। एक और यहाँ पॉइंट है, एक पॉइंट ये भी आरोप लगता है क्या, एक तो सरकार ने अनावश्यक हस्तक्षेप किया, और एक सरकार को जितना जरूरी था उतना हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पे गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना चाहिए था, ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर इतना ज्यादा खर्चा नहीं किया। क्लियर है? तो ये आरोप लगते हैं। अब आ जाओ भाई, कृषि क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, सॉरी निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। कृषि हो गया, उद्योग हो गया,
अब आ जाओ, गवर्नमेंट निजी क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देती है क्या, या फिर आपका सार्वजनिक क्षेत्र? निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। अब निजी क्षेत्र सभी को पता है, निजी क्षेत्र का मतलब ये है पूंजीवाद। पूंजीवाद देखो, दो अर्थव्यवस्थाएं हमारे सामने थी, एक तो पूंजीवाद थी, ठीक है, और एक जो थी वो हमारे पास साम्यवाद थी। पूंजीवाद हम इंस्पिरेशन लेते यूएसए से, ठीक है, यूएसए और जो यूरोप था, यूएसए और पश्चिमी यूरोप, ये लोग पूंजीवाद को अपनाए हुए थे। जबकि साम्यवाद को कौन अपनाया हुआ था? यूएसएसआर। अभी इस समय कौन है? रूस और पूर्वीय यूरोप। ये लोग क्या कर रहे थे? इस विचारधारा को अपना रहे थे। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद से अभिप्राय हर समस्या का समाधान क्या है? बाजार के द्वारा निकालना। इसका मतलब यह है कि सरकार किसी भी मामले में इंटरफेयर ना करे, सब में क्या है? बाजार को पूरी एक्टिविटी करने दे। और भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि निजी क्षेत्र पर पूरी तरीके से छोड़ा जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र इसमें क्या है? यानी कि साम्यवाद में सारे क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहे, ठीक है, इसीलिए क्या इसका एक मिक्स मॉडल अपनाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। लगा कि जहां पर प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर नहीं करना चाहता है वह गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले, और जहां प्राइवेट मतलब क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप कर सकता है, काम कर सकता है, वहां पर कौन रहे? प्राइवेट सेक्टर रहे, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हमने मिक्स इकोनॉमी के साथ शुरुआत की। क्लियर हो गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई भाई। ठीक है, यहां पर भी सरकार पे आरोप लगते हैं। अब समझते हैं क्या आरोप लगते हैं। कह रहे हैं कि खेती, किसान, व्यापार, उद्योग का एक बड़ा भाग निजी हाथों में रहा, जबकि राज्य ने अपने हाथों में भारी उद्योग को रखा, जो मैं बता भी चुका हूं। क्या कि भाई ये गवर्नमेंट ने क्या है, मैं बड़े पैमाने के उद्योग जो है अपने हाथ में रखे और छोटे पैमाने के उद्योग किसको दे दिए? प्राइवेट सेक्टर को। कहने का मतलब है जहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था प्राइवेट, वो किसने रखा? गवर्नमेंट ने। इस तरीके के आरोप लगते हैं। अच्छा, दो विचारधारा के लोग हैं, एक दक्षिणपंथी और एक वामपंथी। हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। दक्षिणपंथी लोग और वामपंथी दोनों ही सरकार पर आरोप लगा रहे थे क्या कि विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ताकतवर स्वार्थों को खड़ा किया गया। इन कह रहा न्यायस्थ हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस और परमिट प्रणाली करके निजी पूंजी की राह में एक रोड़ा अटका दिया। अर्थ में ये लोग दक्षिणपंथी लोग कहते हैं ऐसा, कहते गवर्नमेंट ने लाइसेंस और परमिट लगाए, और लाइसेंस परमिट की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना आ रहा था उसे इन्वेस्टमेंट क्या नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि लो भाई, लाइसेंस लो। शिवाजी मूवी देखी होगी, शिवाजी द बॉस। उस मूवी में देखा वो एक कॉलेज बनाने आता है, बेचारे की पूरी प्रॉपर्टी बिक जाती है, फिर भी वो एक कॉलेज नहीं बना पाता। ये कहते हैं लाइसेंस व्यवस्था। इसके अंदर क्या, इस वकील मतलब क्या बोलते हैं, इस मंत्री के पास परमिशन लो, जाके उस मंत्री से परमिशन लो, है ना, उस क्या बोलते हैं सचिव से परमिशन लेकर आओ, ये वगैरह इतनी जगह घुमाते हैं कि आदमी पागल भी हो जाता है, उसका पैसा भी खर्चा हो जाता है, फिर भी वो स्टेब्लिश नहीं कर पाता एम्पायर। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? निजी, यानी कि लाइसेंस और परमिट जो गवर्नमेंट ने की, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर उसमें नहीं घुस पा रहा था। क्लियर है? ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, और जो कुछ आलोचक क्या लगाते हैं कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। आलोचक ध्यान जलाते हैं कि जनता को शिक्षा और चिकित्सा में सरकार ने खास धनराशि खर्च नहीं की है, मैं बता भी चुका हूं। ठीक है, सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र नहीं जाना चाहता था। सरकार ने इस तरीके से क्या एक मध्यम वर्ग क्रिएट कर दिया, मिडिल क्लास। में नहीं और गरीब क्या है? गरीब देखो, ये रहा अमीर लोग, और ये रहे मिडिल क्लास, और ये रहा गरीब लोग। ये तीन क्लासेस बन गई हैं। ठीक है, ये रिच क्लास जो है उसका क्या सिस्टम है कि बहुत अमीर है। मिडिल में तो आप लोग जानते हो मध्यम, अरे, और ये क्या है आपकी पुअर क्लास है। ठीक है, अब तीनों में अंतर क्या है? अमीर इतना अमीर है कि गरीब क्या है, उसके बराबर टच नहीं कर सकता। अर्थ में नहीं है। तो ये क्या है, डर रहता था साम्यवाद में कि क्रांति हो जाती थी। क्या हो जाती थी? क्रांति। कैसे हो जाती थी? क्योंकि रिच बहुत रिच था, गरीब बहुत गरीब था, ये बेचारा खा नहीं पा रहा था, और ये अंधाधुंध क्या पैसा कमा रहे थे। इसकी वजह से इन लोगों को क्या है, कार्ल मार्क्स ने अपील की
कि हथियार उठाओ और सबको मार दो, है ना। रूस में जो क्रांति हुई थी, सब लोगों से संपत्ति छीन ली गई थी, ठीक है। तो अब क्या है किया, पूंजीवाद की एक चाल है कि इसने एक मिडिल क्लास खड़ा कर दिया। क्या कर दिया, मिडिल क्लास। रिच अभी भी बहुत रिच है और गरीब अभी भी बहुत गरीब है, पर बीच में एक मिडिल क्लास आ गया जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मिडिल क्लास इतना बड़ा क्लास है कि ये कभी भी क्या नहीं होने देगा, क्रांति नहीं होने देगा। इससे पूंजीवाद क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। क्लियर हो गया, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा। इसी के साथ क्या है, नेक्स्ट देखते हैं परिणाम क्या निकले। क्या नेक्स्ट है भाई परिणाम। परिणाम का मतलब यही है कि उसका रिजल्ट क्या निकला। तो रिजल्ट हमारा क्या है, हमने बड़े बड़े बांध बनाए, ये हमने देखा है ना। कृषि पर हमने अच्छा ध्यान दिया, उद्योग में हमने क्या, इस्पात संयंत्र लगाए, बड़े बड़े तेल शोधक संयंत्र लगाए। क्लियर है, बड़े बड़े उद्योग हमने स्टैब्लिश किए। क्लियर है, हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया स्टैब्लिश किए, संचार और परिवहन। क्लियर है, आर्थिक समृद्धि हमने बहुत अच्छी हासिल की, उतना अच्छी नहीं, पर जो क्या नाम है, हम कह रहे हैं ना मिडिल क्लास और क्या नाम है तुम्हारा रिच क्लास, इन्होंने एक अच्छा खासा अचीवमेंट किया। ठीक है, अब आ जाओ भूमि सुधार। पर देश की स्थिति ध्यान रखना बुरी रही और इसका प्रभाव क्या पड़ा, भूमि सुधार। जब गवर्नमेंट ने कृषि पर ध्यान दिया तो उस समय उन्होंने भूमि सुधार किए। भूमि सुधार में दो चीजें मैंने बताया, चकबंदी की गवर्नमेंट ने और क्या है, भूमि पुनर्वितरण किया। चकबंदी मतलब छोटे छोटे जगहों को, ऐसे छोटी छोटी जगह, अगर तुम्हारी दो चार जगह खेत थे उन सबको इकट्ठा करके एक जगह दे दिया गया। ठीक है, और दूसरा क्या है दूसरा भूमि पुनर्वितरण। जैसे किसी के पास 20 बीघा या 50 बीघा या 100 बीघा या 500 बीघा है, हर समझ नहीं आ रहा, हेक्टेयर में जानते हो तो हेक्टेयर समझ लो, तो उनसे लेकर गवर्नमेंट ने उन लोगों को दी जो वाकई में गरीब थे और खेती करना चाहते थे। ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ भूमि पुनर्वितरण, बट मान लो फिर भी सही था। क्लियर है, गवर्नमेंट ने कोशिश की। ठीक है, पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, इसीलिए लोग कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, जब तक उन्होंने एक उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। सॉल्यूशन ये था कि अपने ही जो मतलब क्या बोलते हैं नौकर थे, उन्हीं के नाम उन्होंने जमीन कर दी और बाद में उनसे ले लिया। ऐसे बहुत हथकंडे अपनाए गए। क्लियर हो गया, अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट जो है वो है खाद्य संकट। दो हुए, उसके बाद क्या आ गया, 1966 तक खाद्यान्न संकट आ गया। हर समझ नहीं आ रहा, कब तक, 1965 से 66 खाद्यान्न संकट। क्लियर, इस खाद्यान्न संकट में क्या हुआ, एक तो उस समय गवर्नमेंट ने कौन सी, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब उस समय गवर्नमेंट ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी, तो जोइंग, जो क्या बोलते हैं जोन होते हैं ना, जोनिंग की, किसकी, ठीक है, जोनिंग की व्यवस्था अपनाई हुई थी। जोनिंग का मतलब समझते हो ना, जोन होते हैं ना, जोन, ZONE, जोन, क्षेत्र। क्लियर है, हर राज्य के अंदर अलग 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 अलग, यानी कोई राज्य क्या है दूसरे राज्य से सामान नहीं लेकर आएगा। ठीक है, तो बिहार के अंदर बिहार के ही क्या जितना उत्पादन होगा वो खाएंगे, यूपी के अंदर जितना उत्पादन होगा वो खाएंगे। जिससे प्रभाव ये पड़ा कि बंगाल कह रहा हूं, पंजाब और यूपी के अंदर जो फसल की कीमत थी उससे कहीं ज्यादा, दुगनी से भी ज्यादा कीमतें बिहार के अंदर क्या गेहूं बिक रहा था। इसीलिए लोगों को क्या बेसिक चीजें नहीं मिल पाई और उनमें यहाँ पर मृत्यु दर क्या भूख की वजह से बढ़ गई। अब भाई गवर्नमेंट के पास क्या था, सबसे बड़ी व्यवस्था ये थी, इससे बाहर निकलना है। और बाहर कैसे निकलेंगे, तो हरित क्रांति के थ्रू। हरित क्रांति में क्या क्या किया गया, तो हरित क्रांति में 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहले नंबर पे जो ध्यान देना है, एक HY हाई याल्डिंग वेराइटी सीड। ठीक है, कौन से, हाई याल्डिंग वेराइटी सीड्स, यानी HY सीड बीज। दूसरे नंबर पे उर्वरक, क्या, फर्टिलाइजर। और तुम्हारा थर्ड नंबर पे जो है वो क्या है आपका, कीटनाशक, पेस्टिसाइड। ये 3 चीजों को बढ़िया यूज करना था। और चौथे नंबर पे सिंचाई। क्लियर हो गया, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम मजबूत करना था। तो गवर्नमेंट ने पहले नंबर पे तो क्या किया, जो पिछड़े इलाके थे उन पर ज्यादा ध्यान दिया हरित क्रांति में।
समझने वाली बात है, पिछड़े समय है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, आपका क्या नाम है, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये कृषि के मामले में पिछड़े हुए, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, तो सोचा कि इन पे ज्यादा ध्यान देते, पिछड़े हुए तो इनकी इंप्रूवमेंट अच्छा करते हैं। यूपी हो गई, पंजाब हो गया, हरियाणा, ये तो बहुत अच्छी स्थिति में ही थे, आ रहा समझ में नहीं आ रहा। उस समय इनके मुताबिक, वैसे हालात इनके भी खराब थे, तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं सुधरी, तो इन्होंने सोचा कि जो लोग बढ़िया हैं उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, बढ़िया और अच्छी स्थिति में आएंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ, हरित क्रांति के अंदर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। किसको? पंजाब, हरियाणा और आपका क्या, पश्चिम यूपी, इन राज्यों को बहुत फायदा हुआ। यहाँ के किसान देखो आज बहुत समृद्ध है, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन पहले से ही मजबूत है, सिंचाई व्यवस्था है। पंजाब में 5 नहरें सुनी होंगी, बहती हैं। हरियाणा के अंदर अच्छी खासी सिंचाई व्यवस्था है, वेस्ट यूपी के अंदर भी अच्छी खासी सिंचाई की व्यवस्था है। क्यों है? गंगा यमुना नदियां यहीं से बहती हैं, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी खासी है। तो इनमें क्या किया, गवर्नमेंट ने HY सीड दिए, यानी कि जो हाई याल्डिंग वेराइटी, जो अच्छी उत्पादन, जिनके क्या है, बीजों से अच्छा उत्पादन होता है, और उनके अंदर फिर उर्वरक डाले, जिससे कि वो जमीन की क्या क्षमता को खींचकर अच्छी खासी फसल हो, और कीटनाशक उनपे कीड़े ना लगे, ठीक है, और अच्छी सिंचाई दी, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि हरित क्रांति से क्या हुआ, भारत दोबारा से खाद्यान्न के मामले में अच्छी स्थिति में आने लगा। क्लियर हो गया? ये आगे समझ में, ठीक है। जोनिंग की व्यवस्था हमने अमेरिका से क्या लिया था, गेहूं लिए थे, ये भी डिस्कशन हो गया। आगे देखते हैं हरित क्रांति, ठीक है, ये भी इस पे हो गया। हरित क्रांति में किन किन चीजों पर ध्यान दिया गया, तो गेहूं और चावल, इन दो पर मेन ध्यान था, ठीक है। आगे इसमें बाजरा भी है, पर दो चीजें मेन थी, ठीक है। गेहूं की पैदावार बहुत बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके हानियां क्या हैं। हर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हरित क्रांति की हानियां क्या है या लाभ क्या है। हरित क्रांति के लाभ क्या है, तो लाभ पहले नंबर पे है कि किसानों को क्या हुआ, एक मिडिल क्लास का क्या है, फार्मर निकल कर आया। पहले अमीर और गरीब किसान हुआ करते थे, अब एक मध्यम वर्ग का किसान निकल कर आया, जिसे हरित क्रांति से फायदा हुआ। जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, उसका उत्पादन अच्छा हुआ और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। पहला तो उसमें फायदा ये हुआ। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि भारत आत्मनिर्भर बनने लगा। किसके मामले में? खाद्यान्न के मामले में। ये उसके लाभ है। हानियां क्या हुई? हानियां ये हुई कि आर्थिक असमानता बढ़ गई, यानी पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब के किसानों की स्थिति और बाकी राज्यों के किसानों की स्थिति में एक अच्छा खासा अंतर आ गया। क्लियर हो गया? तो ये आपकी क्या है, हानियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वेत क्रांति। तो भाई देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध के लिए हुई थी। श्वेत क्रांति पता ही चल रहा होगा वर्ड से, श्वेत मतलब सफेद। श्वेत क्रांति दूध के लिए हुई थी। ये गुजरात के एक गांव आड़द से शुरू हुई थी। किससे? आड़द, ठीक है, गुजरात का एक गांव था आड़द, समझे नहीं। और शुरुआत करने वाले जो थे गुजराती, उनका नाम क्या था? वर्गीस क्रूनियर, क्रूजनियर, क्या वर्गीस, नाम इसमें दिख नहीं रहा, वैसे वर्गीस क्रूनियर। क्लियर? इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। इन्होंने ऑपरेशन, यूं समझ लो, जो दूध के लिए हुआ था, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। कौन सा? कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। क्लियर है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? वर्गीस क्रूनियर। क्लियर है? क्रूजनियर। आगे समझ में नहीं आ गया? ठीक है। जिसमें क्या हुआ, भारत में मतलब एक सहकारी अमूल नाम की क्या है, निकल कर आया। ठीक है। आज अमूल ऑलमोस्ट क्या है, पूरे देश के अंदर बिकता है। ठीक है। इन्होंने क्या एक श्वेत क्रांति ला दी। आज पूरे भारत के अंदर हर व्यक्ति एक दिन के अंदर 5 ml मिल्क दूध पीता है, और ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। एक व्यक्ति भारत का क्या है, 50 ml, यानी एक गिलास दूध सारे लोग पीते हैं। 50 ml एक नहीं, 2 गिलास हो गए। ठीक है, 2 गिलास दूध ऑलमोस्ट इंडिया का हर व्यक्ति पीता है। अगर आप नहीं पीते हैं तो ज्यादा दुखी ना हो सकता है कोई तुम्हारे बदले का पी रहा हो, 1 किलो पी रहा हो, कोई 2 किलो पी रहा हो। तो ये ठीक है, अमूल स्टेब्लिश हुआ, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ठीक है, गांव कौन से गांव से? गुजरात के आड़द, नाम क्या था? वर्गीस कुर्नियर। क्लियर हो गया? ऑपरेशन फ्लड खत्म। ठीक है,
अब बदलाव के बाद क्या हुआ, शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, समझते हैं क्या, शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, वो एक ताशकंद समझौते में गए हुए थे, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में उनकी वहां मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो शास्त्री के बाद कौन, शास्त्री के बाद कौन, तो शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी आई, कौन, और इंदिरा गांधी आई, उन्होंने क्या है समाजवाद को बड़े पैमाने पर चलाया। जैसे कि मान के चलो पूंजीवाद उस समय मिक्स इकोनॉमी शुरुआत में हुई थी, पर धीरे धीरे क्या इंदिरा गांधी ने फुल फोकस समाजवाद पे दिया, गरीबी मिटाओ का नारा इसीलिए दिया। नेक्स्ट नंबर पे उन्होंने क्या है मतलब जो बैंकें थी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, अरे इसमें नहीं है फिर भी पर्स समाप्त कर दी। इसमें ये क्या नाम है तुम्हारा हिंट ही दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसको नेक्स्ट लेसन में कवर कर रहा है, तो हम भी नेक्स्ट में ही करेंगे, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी स्पीड से चल रही थी, 3 से 3.5 जीडीपी की स्पीड थी, जो बहुत कम है, ठीक है। अभी इंडिया की देख लो 7.5 रही थी, इस साल उम्मीद ये है कि 6.5 या 6.2 के बीच में, क्लियर है। तो इसी के साथ ये लेसन हम फिनिश मानते हैं। नेक्स्ट जो है इंदिरा गांधी का, वो नेक्स्ट लेसन 445 में करेंगे, क्लियर है। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन, बाय।